दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे नन्हे दोस्तों, आप बहुत पहले से कह रहे थे सर उन्हें प्रणाम का अभ्यास प्रश्न का वीडियो कब आएगा। तो चलिए, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज आपको उन्हें प्रणाम का जो अभ्यास प्रश्न है उसके पद्यांशों का व्याख्या, उसका प्रश्नोत्तर तो साथ में है ही, लेकिन जो एक अलग हट करके जो चीज़ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा वो ये है कि इन सब प्रश्नों के बाद जो व्याकरणिक जो प्रश्न है, जो किसी भी चैनल पे मैं दावा करता हूँ शायद किसी भी चैनल पे आपको यह देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए हर एक चीज़ का जो अभ्यास प्रश्न के अलावा जो व्याकरणिक जो प्रश्न है उसका भी वीडियो मैं आपको देता रहता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और यह प्रश्न जो भी है यह राजीव प्रकाशन की बुक से है। अगर आप राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ते हैं तो फिर आपको कुछ भी अलग से कहीं भी चैनल पे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे प्रकाशन की किताब से पढ़ते हैं और ये अभ्यास प्रश्न नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सर इसका आंसर बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपके नीचे एक पद्यांश दे रखा है, पद्यांश के नीचे 3 प्रश्नोत्तर है। तो क्या है, भेद गया है दिन असुर से जिनके मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। तो जो आपका रेखांकित अंश है उसको मैं सीधे यहाँ अलग कलर में पीडीएफ बना दिया हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अंडरलाइन भी है और अलग कलर है, ताकि सीधे ध्यान आपका आकृष्ट हो जाए। और इसलिए चूंकि कलरफुल बना दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आनंद भी आए, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में मैं सीधे पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ दे दिया हूँ। जैसे पाठ का नाम उन्हें प्रणाम और कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। लेकिन आप चाहें तो सीधे जैसे संदर्भ लिखवाया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के उन्हें प्रणाम नामक पाठ से लिया गया है, इस पाठ के या इस पद्यांश के रचयिता या इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के सुविख्यात कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं शार्ट में आपको पाठ का नाम और कवि का नाम दे दिया हूँ, ठीक है ना। आइए हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो दे रखा है, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता के संस्थापन ही जिनका धर्म। मैं केवल इन्हीं पंक्ति का व्याख्या कैसे लिखा जाए वही मैं बताऊंगा। अगर पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ काव्य का, गद्य का, संस्कृत का हर एक पाठ का अलग अलग आपको फोल्डर मिलेगा और हर एक पाठ का वीडियो आपको वहाँ से व्याख्यात्मक या अनुवाद, जो संस्कृत का अनुवाद अर्थ सहित बताया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। जो लाइन रेखांकित है केवल उन्हीं का अर्थ हम बता रहे हैं आपको, यहाँ व्याख्या हम उसी का कर रहे हैं। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जिन महापुरुषों के हृदय में देश प्रेम का अनुराग जागृत हो जाता है, देश प्रेम का अनुराग जागृत हो जाता, माने प्रेम जागृत हो जाता है, उन्हें किसी भी देश में और किसी भी वेशभूषा में कर्म करने में कोई संकोच नहीं होता। पूरे संसार में मानवता की स्थापना करना ही उनके परम धर्म, उनके नहीं उनका होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उनका परम कर्तव्य हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके रेखांकित अंश का व्याख्या होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का मुख्य लक्ष्य पूरे संसार में मानवता की स्थापना करना है, माने मानव धर्म की स्थापना करना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला रेखांकित अंश देखते हैं। जो पंक्ति है, कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत माथ, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम,
ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। तो रेखांकित अंश इसमें क्या है, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। ये आपका रेखांकित अंश है। तो पहला प्रश्न तो हर एक पद्यांश में वही रहेगा कि पाठ का आपका यानी पंक्ति का क्या करना है, कविता का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ वही रहेगा, उन्हें प्रणाम पाठ का नाम हो जाएगा और कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी हो जाएगा, या फिर जैसे मैं शुरुआत में बताया हूँ आप वैसे संदर्भ लिख सकते हैं। रेखांकित अंश देखिए कैसे लिखेंगे। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे देश में जो शोषित और पीड़ित लोग हैं उनके हाथ को पकड़कर अर्थात उन्हें सहारा देकर जिधर उनकी मुक्ति का मार्ग है, हमारे देश के स्वतंत्रता प्रेमी उन्हें उस तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सीधे मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ जो रेखांकित अंश है। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पूरा का पूरा पीडीएफ ने वीडियो आपको हर एक पाठ का मिल जाएगा व्याख्या के साथ। चलिए अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार के सत्पुरुषों को नमन कर रहे हैं? कवि किस प्रकार के सत्पुरुषों को नमन कर रहा है, ये आपका प्रश्न है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कवि ज्ञात और अज्ञात सभी प्रकार के सत्पुरुषों को नमन कर रहा है। ठीक है। आइए अगला हम लोग देखते हैं तीसरा यानी ग, जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती है शांति, जिनके तानों को सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। तो रेखांकित अंश क्या है, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। तो आपका संदर्भ तो आपका वही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना। सीधे हम आते हैं दूसरे यानी रेखांकित अंश की व्याख्या पर। ठीक है। देखिए कवि कहते हैं कि जो स्वतंत्रता प्रेमी हैं वह इस संसार में अन्याय के फैलाव को नहीं देख सकते हैं। अन्याय के विस्तार को रोकने के लिए उनके प्राण हमेशा उत्साहित रहते हैं तथा उन्हें रोकने हेतु अपने आप को बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह से आपके रेखांकित अंश का व्याख्या होगा। तीसरा जो प्रश्न है वह क्या है, कवि किस प्रकार के गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा कि जिनके गीतों को पढ़ने से शांति मिलती है और मन के सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं, कवि ऐसे गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम प्रश्न नंबर घ देखते हैं। प्रश्न नंबर घ क्या है, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, उन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, जो निर्धन के धन निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों को कोटि प्रणाम। तो ये आपका जो रेखांकित अंश है नीचे का 2 लाइन, जो निर्धन के धन निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों को कोटि प्रणाम। तो आपका संदर्भ वही हो जाएगा, संदर्भ हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब सीधे हम लोग आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या पर। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कह रहा है उसको देखिए। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो महापुरुष निर्धनों के धन के रूप में और निर्बलों के बल के रूप में उनका साथ दे रहे हैं, उन महापुरुषों के चरणों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ये आपके रेखांकित अंश का व्याख्या होगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सत्य दया आत्मा और क्रोध का क्या लिखना है, विलोम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसको कर भी सकते हैं। सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, दया का निर्दय हो जाएगा,
आत्मा का परमात्मा हो जाएगा और क्रोध का शांति हो जाएगा। ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। आइए हम लोग अंग देखते हैं। अंग दोस्तों, चूँकि यह मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप इस चैनल को प्रेम भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप अपनी संख्या 15,000 से प्लस बढ़ा चुके हैं और आपका प्यार इस चैनल पर मिल रहा है, इन 15,000 से प्लस हमारा फैमिली हो चुका है, यूट्यूब परिवार हो चुका है। इसके लिए आप सबको मैं विशेष रूप से विनयावत यानी विनम्र निवेदन के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है मेरी शैली अच्छी है या फिर आपको कंटेंट यहाँ अच्छा मिल रहा है या जो कुछ भी हर एक बारीक चीज़ों पर आपको फोकस कराया जा रहा है, अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है ना, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, उसके पीछे कारण है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इतना काम अगर कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इतना करते रहें तो मेरा उल्लास और बढ़ता रहेगा और आपको और कुछ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं बेहतर ही देने का प्रयास करता हूँ। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम मैं लगाता हूँ। देखते हैं कि आप किस तरह से कलरफुल मैं बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत का मतलब आकर्षक भी लगे और हर एक चीज़ एकदम क्लियर दिखे। जैसे रेखांकित अंश अलग कलर में, उत्तर अलग कलर में, शब्द अलग कलर में, उसका उत्तर अलग कलर में। अगर कोई मान लीजिए कि अनुवाद वगैरह या फिर विलोम शब्द वगैरह अगर लिखना है तो ये सब अलग अलग कलर में, तो ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इतना सा करते रहिए, बस आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात उन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात, जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम। तो इसमें आपका रेखांकित अंश 2 लाइन है। उन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात, जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम। ठीक है ना, ये इतना आपका रेखांकित अंश है। तो संदर्भ तो आपका वही हो जाएगा। सीधा हम लोग रेखांकित अंश पर यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या पर आते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए। कवि कहते हैं कि हमारे देश के महापुरुष उन लोगों को जगाने के लिए रात दिन भ्रमण कर रहे हैं जो अपने गौरव और स्वाभिमान को भूल चुके हैं, उन्हें पुनः स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश का व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जनता को जगाने के लिए किस प्रकार के लोग नगर और गांव की धूल छान मारी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जनता को जगाने के लिए हमारे देश के स्वाभिमानी लोग नगर और गांव की धूल छान मारे। कौन लोग, स्वाभिमानी लोग, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जंजीरों में कसे हुए सिंकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, स्वार्थ लोभ यश कभी सका न जिन्हें न जीत, जो अपने धुन के मत वाले मन के मीत, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार, बंद सिकजों में है जो अपने सरनाम, धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठी ध्रुव धीरों को है प्रतियाम, कोटि प्रणाम। तो इस तरह से आपका ये 2 लाइन जो है, ये यहाँ तक आपका अंडरलाइन है, इसको भी आप इसको जोड़ लें प्रतियाम तक। ठीक है ना, तो धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम। इस 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है। तो कैसे करना है, तो आइए संदर्भ की बात हम हटाते हैं, या कई बार बताया जा चुका है, अब आप लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कैसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जो महापुरुष अपने
देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेलों में बंद हैं, उन धैर्यवान और पराक्रमी सत्पुरुषों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। वही कर्मठी और अटल वीर पुरुष हमारे स्वाभिमान को जगा रहे हैं। इस तरह से आपका ये व्याख्या हो जाएगा। ठीक है। जो अगला और तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, स्वार्थ एवं यश का विलोम आपको लिखना है। किसका? स्वार्थ का और यश का विलोम शब्द आपको लिखना है। तो देखिए मैं कलरफुल करके बता दिया हूँ, विलोम लिख दिया हूँ ताकि आपको आसान भी लगे। एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम है। तो शब्द क्या है? स्वार्थ, और इसका विलोम क्या होगा? निस्वार्थ। शब्द क्या है? यश, और आपका विलोम क्या हो जाएगा? इसका अपयश। इस तरह से आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते हैं चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में है सब पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नव युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। तो आपका जो रेखांकित अंश है क्या है? सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नव युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। ये 2 लाइन आपका रेखांकित है। तो चलिए संदर्भ की बात हम अलग हटाते हैं, आइए सीधे रेखांकित अंश पर। क्या कहा जा रहा है? कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जहाँ सभी लोग स्वतंत्र और सुखी हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस नए युग की नवल प्रभात की स्वर्णिम किरणों और उस मंगलमय दिन को मैं करोड़ों बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। इस तरह से आपके ये रेखांकित अंश का ये व्याख्या हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान का क्या परिणाम होगा, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान के कारण ही सभी लोग सुख शांति और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके इस चैनल का पीडीएफ भी उसी नाम से है, सॉरी वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल भी उसी नाम से है, ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और ज्ञानकोश एजुकेशन को सर्च करें, वहाँ आपको बहुत सारा पीडीएफ पहले से अपलोड मिलेगा। और जो वीडियो मैं बनाता हूँ उस वीडियो का जो पीडीएफ है वह उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, इसलिए आप वहाँ भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अपलोड किया जाएगा वह आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आराम से बैठ करके नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि वो पीडीएफ वहाँ रहेगा तो इतना ये सब या वीडियो देखना तो ज़रूरी इसलिए है कि व्याख्या समझना ज़रूरी है। अब व्याख्या समझ करके आप जो लिख रहे हैं काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर सीधे आपको कॉपी में नोट बनाना है तो उस पीडीएफ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों से आप लाभ लीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल से भी लाभ लीजिए और ज्ञानकोश एजुकेशन के यूट्यूब से भी लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये सब काम आप करते चलिए हम लोग अब आते हैं भाषा के रंग पर, यानी कि व्याकरणात्मक जो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं। काव्य सौंदर्य मतलब क्या हुआ कि उस पंक्ति में व्याकरण से संबंधित किस सौंदर्य को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कवि किन किन काव्यगत सौंदर्य को, मतलब जो व्याकरणिक जो सुंदरता है, व्याकरणिक सौंदर्य है, उस व्याकरणिक सौंदर्य को क्या क्या व्याकरणिक सौंदर्य उसमें डाला है उसी को इंगित करना होता है, उसी को कहते हैं काव्य सौंदर्य। तो देखिए इसमें जो पहला जो पंक्ति है, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, ये रेखांकित अंश आपका वो आपका इसका काव्यगत सौंदर्य बताना है। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कैसे आप काव्य सौंदर्य निकालेंगे। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, तो नगर नगर और गांव गांव की
धूल कौन छान रहे हैं, पहले तो उसका इंगित करना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता प्रेमियों के क्षमाशीलता का वर्णन किया गया है। क्षमाशीलता, क्षमाशीलता की जगह पर आप कुछ और भी शब्द लिख, क्षमाशीलता यहाँ नहीं रहेगा, कर्मशीलता रहेगा। यहाँ कहीं न कहीं ये मिसप्रिंट है, क्षमाशीलता नहीं, कर्मशीलता करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। कर्मशीलता, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्रेमियों की कर्मशीलता का वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नगर नगर की, ग्राम ग्राम की, ठीक है ना, ते सब सीधे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। गेय शैली का प्रयोग किया, माने गायन शैली में इसको गाया जा सकता है। शांत रस का प्रयोग किया गया, क्योंकि बिल्कुल शांतिपूर्वक ये काम जो स्वतंत्रता सेनानी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ शांत रस का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, इसमें क्या है, यहाँ भी देखिए क्षमाशीलता ही मिसप्रिंट है, इसको चलिए सुधार करके टेलीग्राम पर डाल देंगे। ये कर्मशीलता लिखेंगे, कर्मशीलता, कर्मशीलता तो है ही। कर्मशीलता का वर्णन किया गया, स्वतंत्रता प्रेम, इसमें सेम वही चीज़ है, क्योंकि उसी पाठ से लिया गया है तो चीज़ तो वही रहेगा। और आगे क्या है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, गेय शैली का प्रयोग किया गया है और शांत रस का ही प्रयोग किया गया है। उसी तरह से शौक है उस नवयुग के नव प्रभात की किरण ललाम, इसमें क्या है, स्वतंत्रता रूपी प्रभात का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, स्वतंत्रता रूपी सुबह का यानी प्रभात का वर्णन किया गया है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, गेय शैली का प्रयोग किया गया है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से आपका ये पहला ये हुआ व्याकरणात्मक प्रश्न। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का संधिविच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। अच्छा, तो क्या क्या है आपका, स्वाभिमान है और सर्वोदय है, ठीक है ना। तो स्वाभिमान का संधिविच्छेद क्या होगा, स्वधन अभिमान। अब यहाँ चूँकि संधि का नाम बाय मिस्टेक नहीं यहाँ टाइप हो पाया है तो मैं लिख दे रहा हूँ हाथ से। तो देखिए स्वधन अभिमान स्वाभिमान, ये सीधे आपका दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है यहाँ, ठीक। अच्छा, सर्वधन उदय है, सर्वोदय, तो अ के बाद अगर उ आता है तो आपका गुण संधि हो जाता है। कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो आपका संधि ये हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि और गुण संधि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न रहा। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों से विशेषण और विशेष अलग कीजिए। क्या क्या अलग करना है, विशेषण और विशेष से अलग करना है। आपका शब्द क्या है, मरण मधुर, मादक मुस्कान, दृढ़ दीवार, बंद सीखिए, 4 शब्द है। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ विशेषण लिख दिया हूँ या विशेष लिख दिया हूँ। कौन विशेषण है कौन विशेष है। विशेष से क्या होता है बेटा, देखिए संज्ञा शब्द जो होते हैं, जो 2 शब्द ऐसे होंगे जो कि संज्ञा के साथ जुड़े होकर के उसके विशेषता को बताते हैं, वही विशेषता बताने शब्द तो विशेषण हो गए, और जो संज्ञा का शब्द वही विशेष कहलाता है। मतलब विशेष का मतलब सीधे संज्ञा का जी। जैसे मान लीजिए कि सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है, संज्ञा है, और सुंदर माने सुंदर क्या हो, विशेषण हो गया, सुंदर लड़की। जैसे लंबा पेड़, पेड़ क्या है आपका संज्ञा हो गया, और लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऊंचा पहाड़, पहाड़ क्या है, संज्ञा हो गया, और ऊंचा क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। तो यानी कि जो संज्ञा वो विशेष हो गया, यानी पहाड़ विशेष है, पेड़ विशेष है, लड़की विशेष है। उसी तरह से यहाँ आपको देखना है। तो मरण मधुर, मधुर क्या है, विशेषण है, मरण क्या है, विशेष है, यानी संज्ञा है ये। अच्छा, मादक क्या है, विशेषण है, मुस्कान क्या है, संज्ञा है, दृढ़ क्या है, विशेषण है, दीवार क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से आपका विशेषण विशेष होगा, आप इसको लिख सकते हैं। बंद क्या है, बंद सीकचे, बंद क्या है आपका विशेषण है, सीकचे क्या है, विशेष है। चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है, निम्न के 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। काफ़ी आसान सा है, मैं समझता हूँ आप इसको लिख सकते हैं। दीन का होता है गरीब निर्धन, मुख का होता है आनंद वदन, राजा का होता है भूप नरेश, जगत का होता है संसार और विश्व। तो इस तरह से आप 2 पर्यायवाची या जो अलग से आपको पर्यायवाची मालूम है आप उसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या क्या है, विष है, ज्ञात है,
शोषित है, उन्नत है, शांति है, स्वतंत्र है और अन्याय है। ठीक है ना। तो कुछ का विलोम तो आप अच्छी तरह सीधे सीधे जानते हैं, जैसे विष का सीधे अमृत हो जाता है, ज्ञात का ज्ञात हो जाएगा, शोषित का शोषक होता है, उन्नत का अवनत होता है, उन्नत माने ऊंचा, उन्नत माने झुका होना। ठीक है ना। शांति का अशांति होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं परतंत्र। परतंत्र का क्या होता है, सॉरी, स्वतंत्र का क्या होता है, परतंत्र होता है, या परतंत्र का स्वतंत्र होता है, दोनों एक दूसरे के विलोम में। और अन्याय का क्या होता है, न्याय होता है। ठीक है ना। इस तरह से आपका देखिए वीडियो कितना सुंदर पीडीएफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और कलरफुल मिलेगा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी पीडीएफ वहाँ अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब सीधे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कोई अगर आपको पूछताछ करना है तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।